एक गरीब आदमी के लिए शादी करना एक बहुत मुश्किल काम हो चुका है। हक महर के नाम पर लड़की वालों को लाखों रुपए की सिक्योरिटी चाहिए। अब मुझ जैसा नौकर क्या करेगा, जिसकी तनख्वाह से बस एक अच्छा गुजर बसर ही हो सकता है। मेरी माँ मेरी शादी के ख्वाब आंखों में सजाए दुनिया में रिश्ते देख रही थी। बाबा का तो पहले ही देहांत हो चुका था। माँ ने तो अपनी जिंदगी में जब भी मेरे रिश्ते की बात चलाई थी, लड़की वालों के हक महर की मांग अनोखी ही होती थी। कोई 10 तोले सोने दिखाने के लिए कहता था, किसी को लाखों रुपए कैश लिखवाने होते थे, और कोई उनसे भी 2 हाथ आगे निकल जाता था कि घर ही हमारी बेटी के नाम कर दो। और वजह मेरी आम सी शक्ल और कम तनख्वाह होती थी कि लड़के के पास इतना तो हो कि बच्ची को हक महर में कुछ तो दे सके। बहरहाल, जितने मुंह उतनी बातें। मैंने तो माँ की मौत के बाद अपनी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मोटरसाइकिल तक मेरे पास नहीं थी। लड़की वालों को तो इस बात पर भी एतराज होता था। बहरहाल, मैंने इसलिए अपनी नौकरी पर ही ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैं बस शुक्र सब्र करता था, वो भी अक्सर भरी हुई मिलती थी। हमेशा खड़े होकर ही सफर करना पड़ता था। मैं बस में सोच से खड़ा अपने स्टॉप के आने का इंतजार कर रहा था, जब मेरे बराबर में सीट पर बैठा आदमी बस से नीचे उतरने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, मैंने फौरन से आगे बढ़कर उसकी सीट संभाली, वरना यकीनन दूसरा कोई बैठ जाता। मेरे बराबर में बैठा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरा सफर अभी 15 मिनट का बाकी था। मैं बराबर वाला आदमी लगभग 55 के करीब था। मुझे ऐसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मियाँ, लगता है बीवी ने नाश्ता बना कर नहीं दिया है, घर से भूखे ही दफ्तर के लिए रवाना कर दिया है, जो इस तरीके से गुस्से में लग रहे हो। वो आदमी खुश मिजाज सा था। मैंने जले भरे अंदाज में कहा कि कहाँ की बीवी और कैसा नाश्ता, मेरी तो शादी भी अभी नहीं हुई। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गौर से देखा। मियाँ साहब, उम्र से तो 2 बच्चों के बाप मालूम होते हो, शादी अब तक क्यों नहीं हुई है? बराबर वाला आदमी बहुत बेकल सा था। मैंने भी वजह बता दी कि लड़की वालों के नखरे 1000 है और मेरी जेब इजाजत नहीं देती। मेरी बात सुनकर वो मेरे कान के पास आकर बोले कि क्या एक काली बोतल खरीदने के पैसे हैं तुम्हारे पास? ये कहकर वो हंसने लगा। मुझे उनका ये बेतुका समझकर बड़ा बड़ा सा लगा था। भला खाली बोतल के पैसे किसकी जेब में नहीं होते? मैं अलग सी नजरों से उन्हें देखा था। एक तो बढ़ती हुई गर्मी ने दिमाग खुरा दिया था, और ऊपर से घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे, और ऊपर से आदमी मेरी हालत के मजे ले रहा था। मैंने पीछे लहजे में कहा कि जी क्या कहने लगे, कि बस मियाँ, आप तुम सेहरा बांधने की तैयारी करो। यह सुनकर मुझे उस बुढ़े पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। भला ये कोई मजाक का वक्त था? मैंने कहा कि बड़े मियाँ, आप सटिया गए हो क्या? वो हंसने लगा, कहने लगा कि मैं ऐसे कस्बे को जानता हूँ जो सिर्फ अपनी बेटियों की शादी पर सिर्फ एक खाली बोतल मांगते हैं। मैं उस अंकल नुमा शख्स की बात हवा में उड़ा दी कि भला ऐसा भी कौन होगा जिसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं है, ऐसी बोतल पर अपनी बेटी की शादी करवा देगा। मतलब हद ही हो गई थी। मजाक की भी हद होती है। मेरा स्टॉप आ चुका था। उस अंकल ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर मुझे थमा दिया और एक आंख बंद दबा कर बोले कि मियाँ साहब, अगर शादी का इरादा हो तो इस कार्ड पर मेरा नंबर लिखा है, मुझसे बात कर लेना। और मैं इतना सुनकर अपने स्टॉप के लिए निकल गया। मैं दिल ही दिल में उस अंकल की बात पर गुस्सा आता रहा। लोग भी गरीबी का कैसा कैसा मजाक उड़ाते हैं। मुझे उस आदमी पर इतना गुस्सा था कि मैं अपनी जेब से कार्ड निकाल कर सड़क के किनारे फेंक दिया। दफ्तर में भी पूरे दिन मैं अपने हालात पर गुस्सा करता रहा। शाम में जब हम दोस्त आपस में चाय पीते हुए थोड़े गपशप भी कर लेते थे, बातों ही बातों में मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसने एक अरब की बात बड़ी थी। वहाँ पर भी एक कस्बे का यही कानून था कि वह लोग अपनी बेटियों की शादी गुर्बत की वजह से हक महर में एक सिर्फ खाली बोतल के बिना ही कर देते हैं। यह सुनकर तो मुझे वो अंकल याद आने लगा। मेरे बाकी दोस्त भी हंसने लगे। मजाक में कहने वालों की फिर चलते हैं। 1-1 लीटर की बोतल हाथ में पकड़कर बात ऐसे ही चलती गई। मैं घर जाकर बहुत हैरानी से इस मामले के बारे में सोचने लगा। पहले तो मुझे खुद को ही इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने तो ये बात आज तक नहीं सुनी थी कि एक बोतल की बिना पर शादी। उस अंकल की बात पर बिल्कुल भी यकीन न करता अगर जमाल की बात ना सुनता कि शादी इतनी सस्ती भी हो सकती है। ये सोचते ही मेरे दिल में दबी उमंग ने करवट ली थी। दिल में गुदगुदी वाले ख्यालातों ने मुस्कुरा कर मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर मेरी हकीकत ने मुझे याद दिलाया कि मियाँ, ऐसी भी कौन सी बात हो सकती है कि कोई भी किसी अजनबी को अपनी बेटी खाली बोतल के बदले में शादी हमें दे देगा। दिमाग की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। फिर ख्याल आया कि यकीनन उस कस्बे की लड़कियां बदसूरत होंगी या फिर गरीब होगी, जो बेटी के खाने पीने को पूरा नहीं कर पा रहे होगे, अपने सर से जिम्मेदारी उतारना चाहते होगे। मैंने करवट बदली और साथ में एक नई सोच मेरे दिमाग में सोचने पर मजबूर की कि मैं कौन सा शहजादा हूँ जो मुझे खूबसूरत बीवी मिलेगी, मुझे भी थोड़ी नॉर्मल ही चलेगी,
कम से कम घर के तो कामकाज से मेरी जान छूट जाएगी, और फिर एमी जिंदा होती तो दहेज की इज्जत भी करती। और मुझे तो बस बीवी मिल जाए ताकि घर के रास्ते शुरू हो जाए, क्योंकि अकेले मर्दों को अपनी बेटी देने के लिए यहाँ पर तो कोई भी तैयार नहीं होता। किसी के तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। हम अपनी बेटी कैसे दे दे। मेरी पूरी रात इस तरीके से सोच में गुजर गई थी। फिर मैंने सोच लिया कि यार चलते हैं उस अंकल के पास, क्या पता किस्मत खुल जाए। मैंने जेब में हाथ डाला था तो उस अंकल का कार्ड निकाल सकूं ताकि बात कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरी जेब खाली थी। फिर खुद पर अफसोस हुआ। जज्बात में आकर मैंने कार्ड तो सड़क के किनारे फेंक दिया था। फिर सोचा कि शायद वो अंकल मुझे फिर से बस में मिल जाए तो क्या ही अच्छा हो जाएगा। मैं बस स्टॉप पर वक्त से पहले ही पहुंच गया था। आज तो मेरा मूड भी बहुत अच्छा था, चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, लेकिन मेरी किस्मत, मुझे वो शख्स नजर नहीं आया। मेरा चेहरा बुझ गया था। ऑफिस में भी किसी काम पर दिल नहीं लग रहा था। दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि अपने ही हाथों से एक हसीन मौका गवा दिया। वापसी के मौके पर जहां मैंने कार्ड फेंका था उस सड़क पर खड़ा हो गया। सड़क पर कार्ड ढूंढने के लिए सड़क की तरफ नजर बढ़ाने लगा कि शायद यही कहीं से वो कार्ड मिल जाए, लेकिन नहीं मिला था। इसलिए नहीं मिला, मैं फिर से मायूस हो चुका था। मेरी उम्मीदें फिर से मायूसी में बदल चुकी थी। लेकिन मेरी खुशी की इंतहा ना रही जब पूरे 1 महीने बाद मैंने उस अंकल को दोबारा से वहां पर देखा था। वो अभी भी अपने बराबर वाले आदमी से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। मेरा स्टॉप पहले आता था, लेकिन इस बार मैं अपने स्टॉप पर नहीं उतरा। जिस स्टॉप पर वो अंकल उतरे थे उसी स्टॉप पर मैं उतर गया। वो तेज कदमों से आगे की तरफ जा रहे थे। मैंने उन्हें आवाज देकर रोका। वो पलटकर मुझे देखने लगे। 1 महीने बाद हम मिले थे, इसलिए वो मुझे गौर से देखने लगे थे, पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने अपनी पहचान नहीं करवाई तो वो कुछ देर मुझे गौर से देखते रहे। वो कोई बोतल, निगाह, कुछ याद आया आपको? मैं फिर आखिरकार उन्हीं की बात याद दिलवा दी तो वो मुस्कुराने लगे। तो हाँ, आ गया याद। कैसे हो मियाँ? दरअसल इतने लोगों से मेरा मेल मिलाव रहता है और फिर उम्र भी ज्यादा है, भूल जो जा ही जाता हूँ। वो मुझे पहचान गए थे। वो मुझे अपने करीब चाय वाले एक होटल पर लेकर चले गए। मैं भी उनकी खैरियत पूछी और 2-4 बातों के बाद अपनी असली वजह उन्हें बता दी। कुछ देर वो मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछते रहे। फिर कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलना। कहने लगे कि इतवार को मैं खुद तुम्हारे घर पर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, बस उसी में बैठ कर जाना है, क्योंकि वह कस्बा दूर है, 3 घंटे का रास्ता है। मैंने उन्हें अपने घर का पता भी बता दिया। मुझे और क्या चाहिए था। सवारी का मतलब उन्होंने खुद ही सॉल्व कर दिया था। इतवार को वह मुझे सुबह 8 बजे लेने आ गए थे। मैं तो खुशी के मारे रात भर सोया नहीं था। घर को बहुत अच्छे तरीके से चमकाया था। अपने कमरे में गुलाब के फूलों की लड़ियां भी लगाई थी। माँ के रखे पुराने गहनों में से एक पुराना सोने की अंगूठी सुनहार को देकर चमकाया हुआ उस खूबसूरत सी डिबिया में करवा रखी थी। सफर में वो अंकल सिर्फ मुझसे कुछ ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। उनके 2 दोस्त भी उनके साथ थे। 3 घंटे के बाद हम एक इलाके में आ गए। एक कच्ची सी आबादी का इलाका था। मैं समझ गया कि गुर्बात ही इस बात की वजह है। जिस घर में हम दाखिल हुए वो आदमी मुझे किसी गरीबों का शिकार लग रहा था। अंकल को देखकर खुश हो गया। सारी बात अंकल ने उस आदमी से की थी और मुझसे कहा कि इस लड़की का बाप है, लेकिन इसकी ये शर्त है कि शादी से पहले अपनी लड़की की शक्ल तुम्हें नहीं दिखाएगा। वह आदमी बिल्कुल पक्की सांवली रंगत का था। जाहिर है उसकी बेटी भी उसके जैसी ही होगी। वहाँ मौजूद रहने वाले लोगों में सबकी रंगत बहुत काली थी। मुझे अभी समझ में आ रहा था कि वो कोई बोतल ही क्यों हक महर में रखते हैं, क्योंकि लड़की भी बोतल जैसी कोई सांवली ही होगी। मेरा दिल खराब सा हो गया था। सारे अरमानों पर पानी की वजह सिर्फ काला रंग था। अब मैं अपनी पूरी इजाजत देकर उस आदमी के साथ यहाँ पर आया था, इसलिए मुकरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। बेशक मैं कोई खूबसूरत नौजवान तो नहीं था, लेकिन रंगत मेरी साफ सुथरी थी। उम्र मेरी बेशक 30 के लगभग थी, लेकिन पहनना ओढ़ना मुझ पर अभी भी अच्छा लगता था। वहाँ पर मेरी शादी का हक महर काली बोतल के साथ हो गया। बाकी लड़की भी सामने थे। शायद उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुश थे, मुस्कुरा रही थी। एक मैं था जो अपनी किस्मत पर रो रहा था। विदाई के वक्त दुल्हन को बाहर लेकर आया। चारों के चारों नकाब में थी। हाथों पर भी कलर दस्ताने थे और पैरों में काले मोजे थे। मैंने कहा कि धत तेरे की, ये लड़कियां तो पहले से ही काली बोतल बनी हुई हैं। उनमें से एक लड़की को उन अंकल ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। दिल की सारी उमंग सो चुकी थी। हालांकि बचपन से कोई बोतल मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन आज तो सामने रखी टेबल पर उस बोतल से मुझे बहुत ज्यादा नफरत सी हो रही थी। खैर विदाई हो गई। गाड़ी में वो अंकल जिसका नाम मुजफ्फर था वो आगे की सीट पर बैठ गए। मेरी दुल्हन मेरे बराबर पिछली सीट पर बैठी रोती रही। जाहिर सी बात है, माँ बाप से जुदा होने पर रोना तो आता ही है। 3 घंटे बाद उस अंकल ने मुझे घर पर छोड़ दिया। कहने लगे कि वलीमे में मुझे जरूर बुलाना।
भूलना मत। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने घर का दरवाज़ा खोला, बीवी को अंदर लेकर आया, उस कमरे में लेकर गया कि वह बुर्खा उतार कर सुकून से बैठ जाए। मैंने उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि वह खाना खाकर आई है। मैं कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि मैंने तो सुबह से एक कप चाय भी पी थी। फिर ससुराल वालों ने भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछा था, इसलिए फ्रिज में रखा खाना गर्म कर कर रख लिया। उसके बाद मुझे दिल के साथ अपने कमरे का रुख किया। आंखों के सामने लड़की के बाप का चेहरा नजर आने लगा, लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे ज़मीन आसमान सब कुछ घूमते हुए नजर आने लगे। वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, दुल्हन के लिबास में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर तो मेरी आंखें फट गई थी। वो मुस्कुरा रही थी। मेरी बीवी का नाम शहनाज था। शहनाज ने मेरी ज़िंदगी में आकर चार चांद लगा दिए थे। मैं तो जितना ऊपर वाले का शुक्र अदा करता उतना कम था। अगली रोज़ मैंने कुछ मोहल्ले वालों को और उस अंकल को दावत पर अपने घर बुलाया। अब तो अंकल मुझे रोज़ मिलने के लिए आ जाते थे, पूछते थे मियाँ आप तो खुश हो। उनसे मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। शहनाज में हर खूबी मौजूद थी। घर भी मुझे साफ सुथरा मिलता था, खाना भी पका हुआ मिलता और बहुत अच्छा मिलता था। उस पर सेवा गुजार और मोहब्बत करने वाली बीवी मुझे मिली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन शहनाज बातें बहुत कम करती थी, कम बोलती थी। कुछ महीनों बाद मैंने शहनाज से कहा कि जब वो मुझसे कहेगी मैं तब उसके घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे वहां पर वापस नहीं जाना है। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी थी। अपनी विदाई पर तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और पिछले कुछ महीनों से उसने एक बार भी अपने घर वालों से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं की थी। अब मैंने खुद से ये चाहा तो वो फिर भी मना कर रही थी। फिर मैंने उसे दोबारा कहा भी नहीं। मेरा घर भी शहनाज के बिना सूना सूना ही लगता, इसलिए मैंने दोबारा नहीं कहा। मैं अब नौकरी के बाद कुछ ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिए थे, ताकि घर के हालात कुछ अच्छे हो जाए। इसलिए मैं रात को 10 बजे ही घर पहुंचता था। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन मैंने वो देख लिया जिसको देखकर आसमान मेरे सर पर गिरा था। क्योंकि मेरी बीवी तो, मैं जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने गया था वहाँ पर मुझे छुट्टी मिल गई थी। मैंने सोचा कि शुक्र है आज बीवी के साथ वक्त गुजारने को मिल जाएगा। लेकिन जब घर का दरवाज़ा खोला तो शहनाज की खिलखिली हंसी की आवाज़ पहली बार मेरे कानों में गूंजी थी। लेकिन वो तो मुस्कुराती ही नहीं थी। मैं इसी हैरत में था कि वे अकेली क्यों हंस रही है। घर पर कोई फ़ोन भी नहीं था कि वह फ़ोन पर बात कर कर हंस रही हो। लेकिन अगली ही आवाज़ मर्दाना हंसी की थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इस वक्त कौन था? उसका तो यहाँ पर कोई मेल मिलाव वाला भी नहीं रहता था। ना ही वो शादी के बाद कभी अपने मायके गई थी, और ना ही वहाँ से कोई आया था। मैं दबे पाँव आगे बढ़ा। बातों की आवाज़ें कमरे से आ रही थी, और कमरे के दरवाजे में से एक दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी गौर मौजूदगी में वो दोनों वाकिफ थे। मैं आगे दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। शहनाज उस मुजफ्फर अंकल के साथ बेड पर बैठी थी। शहनाज का असर मुजफ्फर अंकल के सीने से लगा हुआ था। वो उसके बाल को छू रहे थे। सामने रखी टेबल पर 2 पेप्सी और 2 गिलास रखे हुए थे। इससे ज्यादा देखने की मेरी और हिम्मत नहीं हुई। मैं पीछे हट गया। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मैं घर से दबे पाँव बाहर निकल कर आ गया था। कितना बड़ा धोखा किया था मेरे साथ उस अंकल ने। कितना शरीफ और मेहरबान समझता था, जिन्होंने बिना किसी बात के उन्होंने इतनी प्यारी बीवी मुझे बस कुछ पैसों की बोतल में मुझे दिलवा दी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था, मुझे तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। मेरी बीवी के साथ ऐश तो वो बुढ़ा कर रहा था। शर्म नहीं आई उसे बेटी की उम्र के साथ गुनाह करते हुए। और वो शहनाज, मेरी बीवी होते हुए भी उसे भी शर्म नहीं आई उस बुढ़े के साथ कैसे हंसकर बातें कर रही थी और मेरे साथ गुमसुम सी होकर रहती थी। अगर वही पसंद था तो उसी से शादी कर लेती। मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं बाहर रोड के फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। ये सब कुछ क्या था? क्यों था? मैंने तो शहनाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा कदम उठाया? यह सोच सोच कर मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। 10 बजे तक मैं वहीं पर बैठा अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा था। पहले तो चाह रहा था कि उसे रंगे हाथ पकड़कर उसे मौके पर ही तलाक दे दूं और वही बोतल उसके मुंह पर मार दूं जो सामने मेज़ पर रखी है। लेकिन मेरे बस बताए का घर क्या होता है। मैं गुस्से और गम के मिले जुले जज्बात के साथ मार मर कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ा। घर की चाबी मेरी जेब में ही होती थी। अंदर आया तो वही खामोश शहनाज किचन में खाना गर्म कर रही थी, वैसे ही गुमसुम जैसे रोज होती थी। मुझे देखकर कहने लगी कि आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। लेकिन मैंने खाने से इनकार कर दिया था और हल्के हल्के चलते हुए अपने कमरे में आ गया। कमरे में गुलाब की धीमी धीमी खुशबू ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। यही सोचा कि पहले मैं उसके मायके जाता हूँ, उसके बाप को सारी सच्चाई का बताता हूँ। अगली रोज छुट्टी थी। मैं काम का बहाना करके इस गांव में चला गया।
जहाँ मेरी शादी शहनाज से हुई थी। मुझे देखकर वो आदमी जो शहनाज का बाप था अजनबी नज़रों से देखने लगा, जैसे कि मैं गैर हूँ। मैंने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि कौन हो तुम और हम क्यों तुम्हें अंदर आने दे। मुझे उनके इस किस्म के रवैये पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी शहनाज का पति हूँ। अभी कुछ महीने पहले तो आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई है। वह बोला कि मैं किसी बेटी की शादी नहीं कराई, वो मेरी बेटी नहीं थी और ना ही मैंने उसकी शादी तुमसे कराई थी। मैं किसी शहनाज को जानता ही नहीं हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मेरा खून खौलने लगा। ऐसी भी क्या बात थी कि अपनी सगी बेटी को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाप की बातों ने तो मुझे आपे से बाहर कर दिया था। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी का जब किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो मुझसे शादी कराने की क्या ज़रूरत थी। इस बुढ़े से करवा देते जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। वो भी गुस्से में आ गया। कहने लगा कि मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, वो बुढ़ा ही उसे यहाँ पर लेकर आया था। तो मैं यहाँ लाने से एक दिन पहले उस लड़की को लेकर यहाँ पर आया था। वो बुढ़ा मेरी हर महीने मदद कर देता था पैसों से। मेरी तेरी बेटियों की शादियों पर उसने बहुत ज़्यादा मदद की थी और रात को उस लड़की को अपने साथ लेकर आया था। कहने लगा कि कल इसे भी दुल्हन बना देना, बेसहारा लड़की है, इसकी शादी भी तुम्हारी बेटियों के साथ हो जाएगी और लड़का कल मेरे साथ ही आ जाएगा। बस तुम यूँ जाहिर करना कि ये भी तुम्हारी बेटी है। मैं उसके एहसान तलोदबा हुआ था। मैंने मना नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। दिमाग की नसें फटने लगी थी। ये सब कुछ क्या था? कौन थी शहनाज? शायद उस बुढ़े की शहनाज के साथ पहले ही चक्कर चल रहा होगा। उसकी बीवी को खबर हो गई होगी, इसलिए खुद को शरीफ साबित करने के लिए मेरे गले डाल दिया ताकि खुद इज्जतदार भी बन जाए और मज़े भी ले ले। मेरा खून उबलने लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक पेप्सी को ज़्यादा देखकर मुझे उल्लू बनाया गया था। मैंने सोच लिया कि अब उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर डालूंगा। मैं वापस शहर जाकर बाजार से एक तेज़ धार वाला चाकू खरीदा। बड़े गुस्से से मैं घर पर दाखिल हुआ। मुझे सिर्फ सीधी उम्मीद थी कि वह बुढ़ा मेरी गैर मौजूदगी में ज़रूर शहनाज से मिलने के लिए आएगा और मेरा शक बिल्कुल सही निकला था। मुझे उन दोनों की बातों की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त वे दोनों सहन में बैठे कुर्सी पर बातें कर रहे थे। जब मैं घर में दाखिल हो गया, मुझे देखकर उन दोनों की रंगत उड़ गई। मैं बड़े जलने वाले अंदाज से बहुत आगे बढ़ा और जेब से चाकू निकाला और सीधा उस बुढ़े को मारना चाहा, लेकिन शहनाज ने मुझे झटके से पीछे हटा दिया था और मेरे हाथ पकड़ लिए थे। रोते हुए कहने लगी कि उन्हें कुछ मत करना, उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने गुस्से से अभी तक घूर कर बोला कि मेरा क्या कसूर था? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बीवी होते हुए तुम उस बुढ़े के साथ रंगरलियां मना रही हो। ये कहने की देर थी कि उस बुढ़े ने मेरे मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा। वो गुस्से से लाल हो गया था। मेरे दूसरे गाल पर उसने उससे भी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारा। कहने लगा कि खबरदार, जब तुमने मेरे पास रिश्ते को गंदा नाम दिया तो ये मेरी सगी बेटी है। यह सुनकर तो मेरा सर अब पूरे तरीके से चकरा चुका था। एक के बाद एक नया राज खुल रहा था। अगर वो उसकी बेटी थी तो मेरे साथ शादी सीधे तरीके से क्यों नहीं कराई और मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे दिमाग में इतने सवाल थे कि मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे हाथ से चाकू छूटकर ज़मीन पर जा गिरा था। शहनाज बस रोई जा रही थी। मैंने मुजफ्फर अंकल को लाल आंखों से देखते हुए पूछा कि अगर वो उनकी सगी बेटी थी तो मुझे ये राज क्यों छुपाया गया? फिर मेरी शादी उससे सही तरीके से क्यों नहीं करवाई? वो कहने लगे कि शहनाज की माँ इस कस्बे में रहती थी और उन्होंने उससे दूसरी शादी की थी, इसी शर्त पर कि एक काली बोतल के बिहाफ पर उनकी पहली बीवी बहुत ज़्यादा खुशमिजाज थी। इस इलाके में एक ही घर किराए का ले दिया। पहली बीवी को इस शादी से बेखबर रखा था, वरना वो उनका जीना हराम कर देती। पहली बीवी से उनके 2 बेटे थे, लेकिन माँ की तबीयत पर बाप की इज्जत नहीं करते। मुजफ्फर अंकल काम का बहाना कर कर कई दिन के लिए शहनाज और उसकी माँ के साथ रहने के लिए चले जाते थे। बेटी से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। 1 साल पहले शहनाज की माँ का देहांत हो चुका था, इसलिए वो शहनाज को अपने घर ले गए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि उनकी बेटी है, क्योंकि घर उनकी बीवी के नाम था। अगर उसे भनक भी पड़ जाती तो मुजफ्फर अंकल को भी धक्के देकर बाहर निकाल देती। इसलिए शहनाज अपने ही घर में नौकरानी की तरह रहने लगी थी, लेकिन उसके सौतेले भाई उस पर गलत निगाह रखने लगे थे। वो बेहद खूबसूरत थी। मुजफ्फर अंकल को जब ये बात शहनाज ने बताई तो परेशान हो गए थे। अगर वो सबको हकीकत बताते तो खुद भी बेघर हो जाते, इसलिए उन्होंने शहनाज के लिए एक अच्छे और एक लड़के की तलाश थी। पहली बार जब उनकी मुझसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मजाक में मुझसे शादी की बात की थी, लेकिन दूसरी मुलाकात में वो मेरे बारे में सोचने लगे। मेरे ऑफिस के बारे में भी पूछा, मेरे काम और तनख्वाह भी मालूम की, मेरे घर का पता मालूम करने के लिए कहा।
कि वो मुझे लेकर आएंगे और मेरी शादी कर देंगे ताकि वो मेरे बारे में पता कर सके। उन्हें जब मेरी शराफत का यकीन हो गया तो एक दिन पहले वो शहनाज को इस कस्बे में ले गए और उनकी लड़कियों के साथ शहनाज की भी शादी मुझसे करा दी। अब वो उससे मिलने के लिए आते थे, मुझसे मिलते थे और वे यही चाहते थे कि मुझे भरोसे में लेकर सच्चाई को बता दे। लेकिन उससे पहले ही मैं उन्हें देखकर चकरा बैठा था। हकीकत जानकर मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। शहनाज से मैं शर्मिंदा था, मुझे हकीकत पूछ लेनी चाहिए थी, लेकिन आखिरकार मैंने गुनाह करने से बच गया। अगर शहनाज मुझे वाकई में धक्का ना देती तो मैं आज एक कत्ल कर बैठा होता। ऊपर वाले ने मुझे एक गुनाह करने से बचा लिया। धन्यवाद दोस्तों।